एवरीवन। तो आज ये है हमारा 11th पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो इसके पहले पार्ट में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा सा जाना था शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखिए शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ने से पहले हमने एक दो चीज़ें मैंने बोला था पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने साई जो होता है ऑर्बिटल वेव फंक्शन उसके बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था ना साई ऑर्बिटल वेव फंक्शन। साई स्क्वायर हमारा क्या होता है, स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन, जो हमें ये बोलता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो और एक टर्म है जो हमें पता होना चाहिए, वो है हमारा नोड। ठीक है, नोड किसे कहते हैं, तो आप लिखिए नोड का डेफिनेशन। द रीजन वेयर the probability density function of finding electrons is zero is called node। और इसको नोड भी बोलते हैं, और एक चीज बोलते हैं वो क्या होता है हमारा नोडल सरफेस। ठीक है, हम नोड या नोडल सरफेस एक ही सेम चीज है। अब देखिए ये नोड क्या बोल रहा है, नोड हमें ये बोल रहा है, क्या बोलते हैं, ऐसा कोई जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी जीरो होगा। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। अगर मैं ये बोलूँ, क्या बोलते, ये मेरा न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके आसपास मेरा इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो कोई ऐसा एक जगह सोच लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन कभी पॉसिबल ही नहीं है मिलना। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आसपास पॉसिबल है, ये मैंने बोला, मैंने एज्यूम किया। ठीक है, तो उसके हिसाब से, इसके हिसाब से ये जो है मेरा, ये जो जगह है, ये जगह पे इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा कोई जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं मिलेगा, वो सब जगह को रीजन को क्या बोलते हैं हम, नोड या फिर नोडल सरफेस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं मिल सकता। ठीक है, ये दो तीन चीजें हमें पता चला। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे कि शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हमने पढ़ा था, ऑर्बिटल्स एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इनके शेप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये कैसे दिखते हैं, हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप जो होता है ना, वो हम कैसे जो हमें एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप बताता है, वो है हमारा बाउंड्री सरफेस डायग्राम। मतलब ये बोलना चाह रही हूँ, क्या बोलते हैं, ये मेरा बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम मतलब ये क्या बोलते हैं, मेरा एस कैसा दिख रहा है, या पी कैसे रिप्रेजेंट होता है, पी का शेप कैसा होता है, डी का शेप कैसा होता है, ये सारे जो शेप्स हमें बता रहे हैं, ये सारे जो डायग्राम्स बता पा रहे हैं, वो बना पा रहे हैं। ठीक है, वो सब शेप्स को हमें बोला गया है बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ठीक है, मतलब ये कि मैं अगर एस का बताऊंगी तो एस का क्या होगा कि मेरा एस का जब मैं बताऊंगी कि उसका शेप कैसा होता है, तो वो जो उसका जो डायग्राम पड़ेगा, इसका जो शेप है, वो जब मैं बनाऊंगी डायग्राम, उस डायग्राम को क्या बोलते हैं, बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ एस ऑर्बिटल। फिर जब पी का पढ़ेंगे तब बोला जाएगा बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ पी ऑर्बिटल। वैसे जब डी का पढ़ेंगे तो बाउंड्री सरफेस ऑर्बिटल ऑफ डी ऑर्बिटल, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अच्छा ठीक है, उससे पहले एक चीज ये कि बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो है, हमें ये सबसे अच्छा मतलब
परफेक्ट डायग्राम था, मतलब इसको यूज करके हम शेप्स बता पा रहे, ठीक है। और भी कुछ कुछ देखा गया था कि कैसे कैसे डायग्राम बनाया गया था, बट ये वाला जो डायग्राम था, बाउंड्री सरफेस डायग्राम जो यूज किया गया था शेप्स बताने के लिए, वो अभी तक वो यही सबसे परफेक्ट है। तो ये जो था एक अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा था ऑर्बिटल का शेप्स। तो अब हम देखते हैं, हाँ और एक चीज, जो ये सरफेस डायग्राम जो बनाते हैं ना हम एस का या फिर पी का, वो ना मैक्सिमम हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताता है। मतलब ये बोलना चाह रही हूँ कि आप बोलते हैं मैक्सिमम, मतलब 90% प्रोबेबिलिटी होता है कि हाँ 90% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा उसी जगह पे मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। 90%, मैं 100% नहीं बोल सकती कि पूरा कंफर्म जो मैं डायग्राम बना रही हूँ उसी डायग्राम में या फिर उसी स्पेस में ही मुझे पर्टिकुलर 100% मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी कंफर्म नहीं होता है ना। प्रोबेबिलिटी तो मतलब क्या, आपको आप श्योर नहीं बता सकते कि 100% श्योर यही होगा। वैसे बात है कि 90% कंफर्म है कि हाँ 90% तक प्रोबेबिलिटी है कि वहीं पे मिलेगा। जैसे मैं ये बोल रही, क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये मेरा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के आसपास सबसे ज्यादा मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी मिलता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में। बट अगर मैं दूर जाना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी कम होता जाएगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी कम होगा, और भी यहाँ पे और भी कम होगा, ठीक है। धीरे धीरे कमेगा, बट एक फाइनेट जगह तक अगर मैं जाऊं तो इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो पर ये तो नहीं हो रहा है कि 100% पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल नहीं है क्या, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकती, एक फाइनेट डिस्टेंस अगर पकड़ू कि हाँ यहाँ तक एक फाइनेट डिस्टेंस है, उसके बाद और भी फाइनेट डिस्टेंस। तो फाइनेट डिस्टेंस में क्या होता है, मिलने का प्रोबेबिलिटी मुझे कुछ ना कुछ रह ही जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी। इसीलिए मैं 100% कन्फर्म नहीं बोल सकती, इसको मैं 90% ही पकड़ रही हूँ, ठीक है। अब हम फर्स्ट जो देखते हैं, देखें वो, चलिए देखते हैं एस ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। सबसे पहले ये कि एस, अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री सरफेस डायग्राम, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो होता है हमारा स्फेरिकल। स्फेरिकल, ठीक है। एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब एक बॉल, ठीक है। आपको तो आपने पढ़ा ही होगा मैथ्स में, स्फेयर। स्फेयर किसको बोलते हैं, क्रिकेट बॉल हुआ या फिर आपका वॉलीबॉल हुआ, क्या, या फिर मैं ये बोल लूँ, क्या बोलते हैं, कोई छोटा सा कोई चीज, छोटा बॉल, ठीक है। वैसे मैं वॉलीबॉल हुआ, जैसे क्रिकेट बॉल हुआ, ये सारे तो हो गए ना स्फेरिकल शेप में। तो वही बोला जा रहा है कि एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल, स्फीयर इन नेचर, ठीक है। वो पूरा, और अगर मैं इसको डायग्राम, मतलब अगर मैं पेन कॉपी में बनाना चाहूँ तो पेन कॉपी में तो ये सर्कल ही दिखा पाऊंगी, मैं सर्कल ही दिखा पाऊंगी ना, 3D तो दिखा नहीं पाऊंगी मैं। बट इसको एस ऑर्बिटल जो है उसको क्या होता है, 3D होता है, मतलब 3D में होता है, एक्चुअल में 3D में स्फेरिकल इन नेचर होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, एक तो ये स्फेरिकल होता है, और एक क्या होता है, ये सिमेट्रिक भी होता है। सिमेट्रिक मतलब ये, मैं यहाँ पे 2D में समझा रही हूँ, ठीक है, 2D में समझा रही हूँ। वैसे तो 3D में मेरा अगर ऐसे एक बॉल हुआ, ठीक है, ऐसे एक बॉल, ठीक है, और अगर मैं इस 3D को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये तो मैं 2D में दिखा पाऊंगी, तो एक सर्कल के अकॉर्डिंग दिखा पाऊंगी ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे सिमेट्रिक मतलब ये कि अगर ये सोचिए मैं यहाँ से इस साइड जा रही हूँ तो भी मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलने का सेम प्रोबेबिलिटी है, पीछे इधर जाओ तो भी सेम प्रोबेबिलिटी है, इधर जाओ तो भी सेम, इधर जाओ तो भी सेम, ऐसे तो भी सेम। मतलब ये अगर मेरा स्फेयर हुआ, ठीक है, तो मैं इधर इससे इधर जाऊंगी तो भी सेम प्रोबेबिलिटी मिलेगा, यहाँ से इधर जाऊंगी तो भी सेम, यहाँ से यहाँ तो भी सेम, यहाँ से यहाँ तो भी सेम, ठीक है। मतलब ये बोला जा रहा है कि मैं जिस भी डायरेक्शन में जाऊँ मुझे मिलने प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सेम ही होगा इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। सिमेट्रिक मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, आप लोग ये लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन।
सिमेट्रिक मीन्स हुआ। अब देखिए अगर मुझे 1s और 2s बोला गया, 1s जो होता है, मैं अब यहाँ पे पेन कॉपी में रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं सर्कल के हिसाब से दिखा रही हूँ। हाँ, तो 1s अगर हुआ, ये मेरा 1s हुआ, सोचिए ये मेरा 1s है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा 2s क्या होगा, ऐसे, इससे थोड़ा बड़ा, ठीक है। उसके बाद अगर 3s देखूंगी तो और भी ज़्यादा, ठीक है। मतलब ये कि जो मेरा एस ऑर्बिटल का जो हो रहा है ना, मतलब जितना मेरा, देखिए ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3, फिर 4s, फिर 5s, ऐसे तो होगा ना, 1s 2s 4s 5s, ठीक है। एस मतलब ही तो मेरा क्या होगा, सेम रहेगा, स्पेरिकल रहेगा, बट साइज इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये कि आप बोलते साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। पहले बताइए कि साइज इंक्रीज होता है अगर मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होने से। तो ये मुझे पता चल, ये मुझे देख के मैं समझ गई, क्या बोलते हैं, 1s में ये जो देखिए साइज इतना है, बट 2s में फिर मेरा साइज इंक्रीज हो रहा है, 3s में और भी साइज इंक्रीज होगा। शेप तो सेम ही हो रहा है, बट मेरा क्या हो रहा है, साइज धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो इस सब से मेरा एक कंक्लूजन आ रहा है, क्या, कि विथ इंक्रीज, मैं इंक्रीज को ना ऐसे ऐसे दिखा रही हूँ, आप फुल में लिखेंगे, विथ इंक्रीज n value in मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, with increase n value size of s orbital increases। अगर मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करे तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी, एस ऑर्बिटल भी मेरा इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ कि अगर मेरा एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा तो मेरा साइज ऑफ एस ऑर्बिटल भी इंक्रीज करेगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा 4s सबसे बड़ा हुआ, फिर 3s होगा, उससे छोटा होगा मेरा 2s, उससे छोटा होगा 1s, यही होगा। ओके, अब बस एस ऑर्बिटल में इतना। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पी ऑर्बिटल। अब देखेंगे पी ऑर्बिटल का साइज कैसा होता है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पी ऑर्बिटल ना स्फेरिकल नहीं होता, सबसे पहली बात ये आप ये लिख लीजिए कि पी ऑर्बिटल स्फेरिकल नहीं होता, पहली बात तो ये। सेकेंड, इसका जो शेप होता है पी ऑर्बिटल का, वो क्या होता है, डम्बल शेप। डम्बल शेप, डम्बल मीन्स जो एक्सरसाइज करते हैं ना, ऐसे टाइप का डम्बल यूज करते हैं ना, उसको उसके हिसाब से यहीं से आया है, पी ऑर्बिटल से वो शेप लिया गया है, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, डम्बल शेप, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल का शेप जो होता है उसका ना 2 लोब्स होते हैं। जैसे मैं ये बोल, पी ऑर्बिटल कैसे दिखाते हैं, पी ऑर्बिटल बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ पी ऑर्बिटल क्या होता है, सब कुछ एक चीज मैं फिर से क्लियर करूँ, जो भी हम शेप्स पढ़े ना, एस ऑर्बिटल का शेप, पी ऑर्बिटल का शेप, डी ऑर्बिटल का शेप, सब कुछ ही हमारा पढ़ रहा है बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ठीक है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सब शेप्स बताया गया है। तो पी ऑर्बिटल का शेप्स देखिए, हमारा पी का 3 होता है, हमने ये पढ़ा भी था। अगर एल वैल्यू मेरा 1 हुआ तो क्या होगा, मेरा पी होगा, ठीक है। और पी मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या था, 12+1। तो यहाँ पी मतलब एल वैल्यू 1, 2 इंटू 1 +1 क्या हो गया, 3। तब मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है पी में, 3। तो पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होता है। वो क्या क्या होता है 3 ऑर्बिटल्स, वो होता है मेरा पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये 3 होता है मेरा, ये 3 ऑर्बिटल्स होता है पी में, ठीक है। जो 3 मुझे मिला ना, यही 3 होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते देखिए, ये ना पी ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। मतलब देखिए ये 2 जो है ना, ये इस जगह पे आते आते क्या हुआ, पूरा डिक्रीज हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये 2 लोब्स है ना, इन दोनों को क्या बोलते हैं, लोब्स, ठीक है। इसको बोलते हैं लोब्स, ठीक है। ये एक लोब्स हुआ, ये भी एक लोब्स हुआ। तो अब देखिए
अगर पी एक्स पी वाई पी जेड हम जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी एक्स जो होता है एक्स वाई जेड में, तो मैं ये सारे में कोऑर्डिनेट, ऑब्वियसली ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ही है, क्योंकि मैंने तो बोला ही था कि थ्री डी स्पेस होता है, उसको ही थ्री डी स्पेस जो होता है, फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, उसको ही बोलते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो थ्री डी में मतलब ये कि मैं एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट यूज करके मैं ऑर्बिटल्स का शेप्स बता पाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, ये मेरा जेड एक्सिस, ये वाई पकड़िए, ये जेड, ये एक्स, आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। फिर से ये जेड, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये एक्स, ये वाई। अब जो पी एक्स है वो कैसा होता है? पी एक्स मेरा ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को लेके, तो ये मेरा पी एक्स है। देखिए मैंने कैसे बनाया, एक्स एक्सिस को लेके पी एक्स बना, पी एक्स जो बना वो क्या हुआ, एक्स एक्सिस जो है ना उसको कंटेन कर रहा है, और यहाँ पे जहाँ मेरा ओरिजिन है वहां पे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मिलने का, जो इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, मतलब कम हो जा रहा है, ठीक है। ओरिजिन में जो है, ओरिजिन में मैंने ये जो मिडिल चीज है उसको मेरा बीच यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। ओरिजिन के साथ आपको ओरिजिन में ही रखना पड़ेगा। आप इस तरह से सोचेंगे या फिर इस तरह से बनाएंगे, ओरिजिन मेरा क्या होता है, 0 0 0, यही तो होता है ना ओरिजिन, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो वही मैं बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मिलने का, यहाँ पे भी है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है, कम हो जा रहा है, एकदम ही कम। तो उसी तरह मैं वाई भी रिप्रेजेंट करूंगी, जैसे पी एक्स क्या हो रहा है, एक्स को कंटेन कर रहा है एक्स एक्सिस को, वैसे वाई, वाई मेरा ऐसे होगा, पी वाई, ठीक है। और पी जेड कैसा होगा, ऐसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज था एस में, कि अगर मैं एस ऑर्बिटल ये रहा तो मेरा नोड्स क्या होगा, नंबर ऑफ नोड्स। तो एस मेरा जो होगा एस ऑर्बिटल के लिए, एन एस दिया है ना, तो मेरा नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा, n-1, ठीक है। एन मेरा जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा नंबर ऑफ नोड्स होगा n-1। तो जैसे 1s में मेरा नंबर ऑफ नोड कितना होगा, n-1 मीन्स 1-1 0, यहाँ पे नोड कितना होगा, 2-1 1, यहाँ पे नोड कितना होगा, 3-1 मतलब 2, ठीक है। तो नोड जो होता है एनएस के केस में, नोड मेरा होता है नोड इक्वल टू 1-n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला ये छूट गया था, ये मैंने इसलिए बता दिया। अब पी में देखिए, पी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया पी एक्स पी वाई पी जेड। अब ये तीनों जो पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल है ना, तीनों ऑर्बिटल क्या होता है, देखिए मुझे तो पता है कि ये तीनों जो है, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो उसी तरह ये जो तीनों जो मेरा पी ऑर्बिटल्स है वो भी एक दूसरे के और परपेंडिकुलर होंगे। जैसे सोचिए, मैं बता रही हूँ, अगर मेरा ये पी एक्स हुआ, ठीक है, ये पी वाई, और ये मेरा पी जेड, ठीक है, आप ऐसे समझिए। तो ये मेरा क्या हुआ, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये ब्लैक वाला पेन है ये रेड के साथ भी परपेंडिकुलर है, उसी तरह ये रेड वाला पेन भी ग्रीन के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है। इसी तरह से ये मेरा पी एक्स हुआ, ये पी ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल, ये पी जेड ऑर्बिटल। तो तीनों क्या हुआ, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह से वो रहते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड जो ऑर्बिटल्स है, वो तीनों एक साथ एक साथ ही रहते हैं, और वो तीनों कैसे रहते हैं, एक दूसरे के, सबको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। और एक चीज, ये तीनों जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो रहते हैं, प्लस ये तीनों क्या होता है, बस इनका ना डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है ना, एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में, इनका बस डायरेक्शन अलग है,
ठीक है। बाकी इनका इन तीनों का साइज, शेप एंड एनर्जी, इन तीनों का साइज, शेप एंड एनर्जी क्या है मेरा, सेम है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों का ही मेरा साइज, शेप एंड एनर्जी सेम है, बट सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, उनका डायरेक्शन जो है अलग अलग एक्सिस में, उनका डायरेक्शन सिर्फ अलग है, ठीक है। इसके केस में भी, पी के केस में भी क्या होता है, पी के केस में भी अगर मैं एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करे विथ इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, size and energy of p orbital increases, मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इंक्रीज करेगा तो साइज एंड शेप ऑफ p ऑर्बिटल भी इंक्रीज करेगा। मतलब ये कि ये मेरा अगर px हुआ, ठीक है, 2px, तो 3px क्या होगा, इससे ज्यादा होगा साइज में। फिर 4px अगर मैं देखना चाहूँ तो वो भी और भी ज्यादा होगा, और भी बड़ा होगा, ठीक है। उस तरह 5p अगर चाहो तो ऐसे और भी बड़ा। ये मैं मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हुआ उसके साथ साथ क्या होगा, p का साइज भी बढ़ जाएगा। तो ये लिख सकती हूँ 4p ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 2p, ठीक है। इस केस में, p के केस में नोड इक्वल टू क्या होता है, नोड इक्वल टू होता है n-2। मेरा n इक्वल टू यहाँ पे अगर n जो होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा नोड जो होगा p के केस में n-2, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा 2 वैल्यू है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस 2 0, यहाँ पे नोड हो जाएगा 0, यहाँ पे नोड क्या होगा 3 माइनस 2 1। इसके केस में क्या होगा 4 पी के पी एक्स के केस में 4 माइनस 2 2, ठीक है। तो मेरा नोड क्या हुआ पी के केस में n-2, और मेरा एस के केस में क्या था n-1। क्लियर हुआ। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट जो डी ऑर्बिटल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।